हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 20 देखते हैं। पाठ का नाम है भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। इसमें आइए हम लोग जाने में देखेंगे। पहला, भारत की विदेश नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। हम लोग दूसरा में देखेंगे भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। हम लोग तीसरा में देखेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या है। हम लोग आगे देखेंगे पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 19वां पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ एक कोने में लिंक आएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके 19वां पार्ट देख सकते हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल से देख लेते हैं। विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। इसमें कहा जा रहा है विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हुए संचार के आधुनिक साधनों से निकट आ गए हैं। पर बच्चों, इसमें कहा जा रहा है विश्व के सभी देश जो है कि एक दूसरे से भौगोलिक अवस्था में तो क्या है, एक दूसरे से दूर है, पर आधुनिक संचार के साधनों के द्वारा सभी क्या हो गया, एक दूसरे के निकट आ गए हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री है और अमेरिका के प्रधानमंत्री एक दूसरे से भौगोलिक दूर पर तो क्या है, बहुत दूरी है, लेकिन आधुनिक संचार साधनों जैसे मोबाइल से ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करके एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना एक दूसरे राष्ट्रों पर आवश्यक रूप से प्रभाव डालती है। प्यारे बच्चों, विश्व में किसी भी दूसरे भाग में कोई घटना घट रही है तो उसका प्रभाव जो कि दूसरे राष्ट्र पे अवश्य पड़ जाता है, क्योंकि आजकल आधुनिक संचार साधनों का विकास हो गया है। विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित है और विश्व के सभी देश क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हो चुके हैं। यही कारण कि वर्तमान में विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास तथा निर्माण को महत्व दिया जाता है। देखिए, विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, चाहे वो आर्थिक रूप से आश्रित हो, चाहे अन्य सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण कि आज का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास पर क्या दिया जाए, विशेष महत्व दिया जा रहा है। अपने विदेश संबंधों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति की आवश्यकता होती है। देखिए, अपने संबंधों को, हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा अनुसार जो है कि एक श्रेष्ठ विदेश नीति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंध के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। देखिए, विदेश नीति क्या, उन सिद्धांतों का समूह है, कोई एक सिद्धांत नहीं, बहुत सिद्धांतों का समूह है जो एक दूसरे राष्ट्र जो है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आपसी सहयोग करते हैं, आपसी सद्भाव कर बढ़ाते हैं, जिससे एक दूसरे के हितों क्या हो सके, रक्षा हो सके। और हम भारत की विदेश नीति हम लोग देख लेते हैं। भारत की विदेश नीति विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपने दूर दूर तक इसी देशों के साथ भी भारत मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिष्ठित रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, भारत का विश्व नीति जो कि विश्व पर क्या डालता है, बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाता है कि किसी का जो कि किसी हद तक सहायता करना चाहिए, न कि उस पर आक्रमण करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। इसी कारण जो कि हमारी संस्कृति का हमारा जो कि पड़ोसी राज्य के साथ अच्छे संबंध होने के साथ साथ जो कि दूर दूर तक जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र नहीं है वहाँ भी भारत का क्या है, महत्वपूर्ण संबंध है। भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं की मूल रूप में छिपी हुई है। इनमें प्राचीन और मध्ययुगीन चिंतन शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आंदोलन, वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवादी दर्शन प्रभाव आदि प्रभावशाली योग रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। जो भारत का अपना
विदेश नीति है उसका क्या लक्ष्य है। इसमें पहला है भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। देखिए, कोई भी राष्ट्र यही चाहेगा कि क्या हो, वह विश्व में एक प्रभावशाली शक्ति बनकर उभरे और उसका सब जगह सभी संस्थाओं में क्या हो, मान सम्मान है। दूसरा उसका क्या लक्ष्य भारत का, भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक दूसरे देश से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। देखिए, भारत क्या है, एक विकासशील देश है और यहाँ पे संपत्तियों की आर्थिक अवस्था की बहुत कमी है। तो भारत ये चाहता है कि भारत में क्या हो, औद्योगिक विकास और शांति के तौर पे, और दूसरे जो विकसित देश उनसे क्या प्राप्त करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना। तीसरा जो है कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। भारत हमेशा से जो है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि भारत इसका भुक्तभोगी हो चुका है, क्योंकि अंग्रेज सरकार यहाँ पे उपनिवेश बहुत दिनों तक राज किया। हम लोग आगे देख लेते हैं उसका नीति। एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन करना। देखिए, भारत का विदेश नीति यहाँ तक कि एशिया और अफ्रीका के देशों में जो स्वतंत्र आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसका क्या करना, समर्थन करना। अगला उसका लक्ष्य है राष्ट्रमंडल देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। जो हमारे राष्ट्रमंडल देश है उससे क्या करना, अच्छे से घनिष्ठता से संबंध बनाए रखना। अगला उसका लक्ष्य है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र का एक दूसरे से क्या होता है, हित जुड़ा होता है। किसी के यहाँ पेट्रोल है तो किसी के यहाँ अन्न भंडार है, तो यहाँ से अन्न वहाँ जाएगा, वहाँ से पेट्रोल यहाँ आएगा। जैसे ईरान और भारत के बीच समझौता हुआ उस तरह से। अगला, वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना। देखिए, वैदेशिक व्यापार मतलब विदेशों में व्यापार के विकास हेतु अनुकूल क्या करना, वातावरण का निर्माण करना। अगला, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। अब प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, जो भारत के हैं और विदेशों में जाकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या वहाँ जाकर बस गए हैं, उनके हितों की क्या करना, रक्षा करना। अगला काम है पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित में रक्षा एशियाई अफ्रीकी देशों का संगठन करना। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन तथा सहयोग करना। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या करे, समर्थन करे तथा उसका आवश्यकता पड़ने पर क्या करे, सहयोग करे। भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है भौगोलिक तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में अपनी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली सामुद्रिक तथा पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान है। भारतीय व्यापार तथा सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करता है। देखिए, भारत का जो भौगोलिक तत्व है, जैसे यहाँ सामुद्रिक सीमा और पर्वतीय सीमाओं का विस्तार बहुत अधिक है, इसका क्या है, एक विशेष स्थान। इसी के समुद्रिक के रास्ते जो कि व्यापार होता है उन्हीं पर क्या करता है, भारतीय व्यापार और सुरक्षा निर्भर करता है। अगला है गुट निरपेक्षता। विश्व दो गुट पूंजीवादी और साम्यवाद में बटा हुआ है। देखिए, हमारा विश्व जो है कि दो गुट में बटा हुआ है। पहला पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद। दोनों में मनमुटाव के कारण शीत युद्ध चल रहा है था। भारत में इन दोनों गुटों से अलग रखकर अपने आपको गुट निरपेक्ष देश रखा, जो दोनों गुटों के मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता करता है। देखिए, जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ है, एक पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद, तो ये दोनों में क्या चलता है, मनमुटाव के कारण दोनों में शीत युद्ध चलता है। और भारत क्या है, एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र है। इन दोनों के मध्य क्या करता है, अगर तनाव बढ़ जाता है तो क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा, ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति सदैव शांति प्रिय रही है। भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास है। आज तक हम भारत ने किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। यही परंपरा वर्तमान विदेश नीति में देखी जा सकती है। देखिए, भारत एक क्या है, शांतिपूर्ण नीति पर काम करने वाला देश है। भारत अपनी संस्कृति बहुत ही अच्छी है, वो किसी भी दूसरे देश या संस्कृति पर क्या करता है, आक्रमण नहीं करता है। यही नीति आज तक देखी जा सकती है भारतीय विदेश नीति में। राष्ट्रीय हित देख लेते हैं हम लोग।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है, और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है। देखिए, कोई भी विदेश नीति अगर ऐसा बनाया जाए जिससे क्या हो, देश की अगर हानि हो, देश के लिए हित नहीं है, तो वो देश चलेगा नहीं चलेगा। तो इसी कारण भारत भी एक ऐसा विदेश नीति लाता है या विदेश नीति पर चलता है जिससे भारत का क्या हो सके, राष्ट्रीय हित हो सके। हम लोग आगे देख लेते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। देखिए, भारत जो है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कौन सा गुण अपनाया, गुटनिरपेक्षता का गुण अपनाया। इसका अर्थ होता है जो शक्तिशाली गुट है उनसे क्या रहना, दूर रखना। गुटनिरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न ही अलगाववादी, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग के संबंध बनाने की है। देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति न तो किसी को यहाँ किसी के देश से भगाना है, न अलगाववादी तत्वों का समर्थन करना, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग करना है। दूसरा जो है कि इसका सिद्धांत है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत की दशा के दुष्परिणाम से परिचित रहा है, और तो उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है। आज भी भारत नौ उपनिवेशवाद का विरोध आवाज उठाता रहा है। इंडोनेशिया, लीबिया, नामीबिया आदि साम्राज्यवाद से त्रस्त देश है। देखिए, भारत जो कि उपनिवेशवाद का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। आज भी जो कि हमारे इंडोनेशिया, लीबिया, नामीबिया साम्राज्यवाद का से त्रसित ये सब क्या है, देश है। हम लोग आगे देख लेते हैं नस्लवादी भेदभाव का विरोध। नस्लवादी भेदभाव का विरोध। भारत सभी नस्लों में समानता में विश्वास रखता है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सभी धर्म राष्ट्र के लोग निवास करते हैं। अपनी स्वतंत्रता के पहले भारत दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति पृथक के नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के बराबर प्रश्न उठाता रहा है। भारत ने जर्मनी में निजीवादी नीति का विरोध किया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नस्लवाद की पूर्ण समाप्ति विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। देखिए, जो नस्लवाद का जो कि देश में फैल जाता है, जैसे यहाँ जर्मनी में निजीवादी नीति का विरोध किया है भारत ने, यहाँ अफ्रीका में पृथक नीति का विरोध किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं पंचशील नीति या सिद्धांत। पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। पंचशील संस्कृति में दो शब्द पंच और शील से बना हुआ है। पंच का अर्थ है पांच और शील का अर्थ है आचरण के नियम, अर्थात आचरण के 5 नियम निम्नलिखित है। इसमें पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। दूसरा अनाक्रमण, तो इसमें क्या पढ़ना है, एक दूसरे की प्रादेशिक सीमाओं और संप्रभुता क्या करना है, आदर करना है। दूसरा आक्रमण नहीं करना है। तीसरा एक दूसरे का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। देखिए, एक दूसरे का जो भी आंतरिक मामला होगा इसमें क्या हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा समानता और पारस्परिक लाभ। पांचवा शांतिपूर्ण अस्तित्व, मतलब शांतिपूर्ण में अपना अस्तित्व बनाए रखना। तो आगे देखते हुए शांति के लिए समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से एक है। यह विश्व शांति के लिए कार्य करता है। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र समर्थन का एक सदस्य है, वह जो कि विश्व शांति के लिए हमेशा काम करता है। ILO, यूनिसेफ, FAO, यूनेस्को आदि वह सक्रिय रूप से जुड़ा है। भारत सदा लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संयुक्त राष्ट्र में निर्देशों का पालन करता रहा है। हम आगे देख लेते हैं निःशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थन। देखिए, निःशस्त्रीकरण का अर्थ था मतलब शस्त्र का जो है उसको क्या कर देना, विनाश कर देना। आज भी
भारत जो कि शस्त्र जो आजकल आधुनिक बन रहा है उसको रोकने में हमेशा समर्थन करता है। इसके लिए आवश्यक है जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें न बनाया जाए और जो बने उन्हें नष्ट कर दिया जाए। निशस्त्रीकरण में देखिए यही है, भारत चाहता है जो अस्त्र बनाए जा रहे हैं उससे क्या किया जाए, रोक दिया जाए, और जो बन चुके हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है। निशस्त्रीकरण से बचाए धन और साधनों का उपयोग सभी राष्ट्रों के विकास हो सकता है। देखिए निशस्त्रीकरण में जो धन बचेगा उससे क्या होगा, सभी राष्ट्रों का विकास हो सकता है आसानी से। परमाणु नीति, भारत परमाणु नीति का युद्ध के लिए प्रयोग करने में विरुद्ध है। देखिए भारत हमेशा कहता है कि परमाणु बम का प्रयोग कभी भी वह पहले युद्ध में नहीं करेगा। भारत अंतरिक्ष में परमाणु कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता है। भारत अंतरिक्ष में भी परमाणु कार्यक्रम का कभी भी समर्थन नहीं किया। तथापि वह परमाणु अप्रसार संधि का विरोधी है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित है। सार्क से सहयोग, दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंध का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग किया। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि राज्य सम्मिलित हैं। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। भारत एक विशाल देश है जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान से मिलती है। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है, पहला चीन है जिससे भारत की सीमाएं मिलती है, नेपाल से मिलता है, भूटान से मिलता है, बर्मा म्यांमार से मिलता है, श्रीलंका से मिलता है और इसके साथ साथ हमारा पाकिस्तान से मिलता है। भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा एक से नहीं रहे हैं। देखिए भारत का संबंध जो कि अपना पड़ोसी देशों के साथ हमेशा एक सा नहीं रहा है। भारत को अनेक घटनाओं का सामना करना पड़ता है, युद्धों का सामना करना पड़ा है, यदा कदा समस्याएं भी आती रही है। भारत ने इन समस्याओं का सदा शांतिपूर्ण ढंग से परस्पर वार्ता से सुलझाने का प्रयास किया है और जो भी समझाया मतलब समस्याएं आई हैं, भारत जो कि हमेशा इन समस्याओं का शांतिपूर्ण सहयोग से सुलझाने का प्रयास करता है। इन्हें सुलझाने के लिए वह तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। इन समस्याओं को समाधान के लिए भारत किसी तीसरे पक्ष का जो है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं देख चाहता है। देश के आर्थिक विकास और शांति तथा स्थिरता के लिए पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग आवश्यक है। देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास और शांति के लिए अगर पड़ोसी नहीं ठीक से रहेगा तो ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। उसी कारण पड़ोसी देशों से भारत क्या चाहता है, हमेशा मित्रता और सहयोग का भाव चाहता है। आइए हम देखते हैं भारत और चीन के साथ हमारा संबंध। भारत और चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। देखिए भारत और चीन दोनों की सभ्यता जो क्या है, बहुत ही प्राचीन है। दोनों देशों के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। ईसा से पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के समय चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अशोक काल के बाद भारत में अनेक विद्वान चीन गए। चीनी यात्री भी भारत आते रहे हैं, जिनमें फाहान हेनसांग प्रमुख थे। चीनी विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। देखिए मतलब दोनों अतीत में भी जो कि दोनों देशों के बीच संबंध क्या था, बहुत अच्छे थे। वर्तमान काल में 1949 में चीन में समाजवादी क्रांति के परिणाम से साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। देखिए सन 1949 में साम्यवादी क्रांति के कारण वहाँ कौन सी सरकार स्थापित हो गई, साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई। भारत ने चीन में साम्यवादी क्रांति का स्वागत किया और चीन की नई सरकार से अच्छे संबंध स्थापित करने के पहल की जो काफ़ी कुछ सफल हुई। जब वहाँ साम्यवादी क्रांति के कारण साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो क्या किया, भारत ने उसका सहयोग किया और समर्थन भी किया। साम्यवादी चीन को सबसे पहले मान्यता देने वाला भारत प्रमुख था। देखिए साम्यवादी देश के रूप में मान्यता देने में भारत पहला था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण पहल की। देखिए भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने के लिए क्या कि भारत और चीन ने 1954 में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए जो पंचशील समझौते के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। देखिए
भारत ने सन 1954 में एक समझौता किया। किसके कौन कौन? भारत और चीन ने मिलकर। जो उस समझौते को हम लोग क्या जानते हैं? पंचशील के नाम से जानते हैं। पारस्परिक संबंधों को निर्धारण करने वाले इन 5 सिद्धांतों के दोनों देशों ने स्वीकार किया तथा माना गया कि विश्व में अन्य देशों के साथ पारस्परिक संबंधों में इनका पालन करना चाहिए। पर कुछ समय बाद चीन ने भारत और चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया। देखिए, तथा 1962 में भारत और चीन में आक्रमण कर दिया। भारत और चीन ने 1954 में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए जो पंचशील समझौते के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। देखिए, भारत और चीन ने 1954 में एक समझौता किया जो पूरा विश्व किस नाम से जानता है? पंचशील समझौते के नाम से जानता है। पारस्परिक संबंधों को निर्धारण करने वाले इन 5 सिद्धांतों को दोनों देशों ने स्वीकार किया। इसमें जो 5 सिद्धांत थे, पांचों सिद्धांतों को इन दोनों देशों ने माना। विश्व के अन्य देशों में भी पारस्परिक संबंधों में इनका पालन करना चाहिए। पर कुछ समय बाद चीन ने भारत सीमा के बड़े भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया। देखिए, इस समझौते के कुछ समय बाद ही चीन ने भारत के सीमा के क्या बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा कर दिया तथा 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। तथा 1962 में जो क्या किया, भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। भारत ने चीन के इस आक्रमण का विरोध किया और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध किया। युद्ध के बाद भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए और बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे। देखिए, जब चीन जो कि आक्रमण कर दिया तो क्या किया, भारत अपने सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन वो युद्ध क्या किया, भारत हार गया। भारत चीन के इस युद्ध के बीच आज तक उन दोनों में संबंध ठीक नहीं रह पाए हैं। युद्ध के लगभग 2 दशकों बाद भारत चीन संबंधों में सुधार के प्रयत्न दोनों देशों से किए गए। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध टूट गए थे। 1976 में उन्हें पुनः स्थापित किया गया। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं प्रारंभ की गई। वर्तमान में दोनों देशों के बीच अनेक आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक समझौते हुए हैं, पर सीमा विवाद अभी भी भारत चीन संबंधों में अनसुलझा है। उसे सुलझाने के शांतिपूर्ण प्रयत्न किए जा रहे हैं। देखिए, उस युद्ध के बाद जो कि राजनीतिक संबंध भी टूट गए, लेकिन 1976 में पुनः राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए। कई प्रकार का सहयोग चला, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक समझौते हुए हैं, पर सीमा विवाद जो कि उसी तरह से है। और आजकल तो और जो कि सीमा विवाद बढ़ गया है। भारत और नेपाल का हम लोग संबंध देख लेते हैं। भारत और नेपाल के उत्तरी सीमा में स्थित है। नेपाल जो कि भारत की सीमा में स्थित है, किस दिशा में? उत्तरी दिशा में स्थित है। अभी तक वह एक हिंदू राष्ट्र था, पर अक्टूबर 2006 में नेपाल के राजा के विरोध में हुए सत्ता संघर्ष के बाद हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। देखिए, अभी तक मात्र वहीं एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अक्टूबर 2006 में वहाँ क्या हुआ, राजा के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसके बाद वह हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। भारत और नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर मिलती हैं। नेपाल के साथ भारत के संबंध परंपरागत हैं। यह प्रसिद्ध है कि नेपाल माता सीता तथा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो कि सांस्कृतिक संबंध भी है। माता सीता और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल ही है। पशुपति नाथ का विश्व मंदिर नेपाल में स्थित है। और पशुपतिनाथ का जो शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है, जो भारतीयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो हमारे भारतीयों का धार्मिक स्थल है। भारत और नेपाल में राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी मजबूत है। भारत ने विकास योजनाओं के लिए नेपाल को 8 करोड़ का अनुदान दिया था। नेपाल के बीच 1974 में औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग बनाने के लिए समझौता किया। इस प्रकार भारत ने नेपाल सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में काफ़ी सहयोग दिया। देखिए, भारत जो कि नेपाल के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये अनुदान दिया था। इसके साथ साथ 1974 में
औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग भी के लिए समझौता किया था। सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक विकास के लिए भी सहयोग किया। भारत ने 204 किलोमीटर लंबे पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग जो महेंद्र मार्ग कहलाता है के निर्माण में 50 करोड़ रुपये नेपाल को दिया। वीर अस्पताल का ब्रह्म योगी विभाग भी भारत के सहयोग से बना। 1950 में भारत नेपाल के बीच हुई संधि के अनुसार भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र आयोजित करने की सुविधा देगा। भारत दोनों देशों के नागरिक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। देखिए, भारत और नेपाल के जो नागरिक हैं उनको भारत में आने के लिए या एक दूसरे उनको भारत के नागरिकों को नेपाल जाने के लिए ना तो वीज़ा कह सकते होती है ना तो पासपोर्ट कह सकता है, तो वे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। नेपाल में सामंतशाही व्यवस्था समाप्त करने के भारत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपाल से बहुत से विद्यार्थी भारत में अध्ययन करने के लिए आते रहे हैं। देखिए, नेपाल से बहुत से विद्यार्थी भारत में अध्ययन करने के लिए आते हैं। नेपाल में अक्टूबर 2006 में सत्ता परिवर्तन हुआ। इस सत्ता परिवर्तन के परिणामस्वरूप राजा का पद समाप्त कर दिया गया। देखिए, नेपाल में जो कि अक्टूबर 2006 में सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले वहाँ किसका राजा था? राजा का शासन था और राजा का पद समाप्त करके वहाँ पूर्व प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित हुई। वर्तमान में नेपाल में नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू। सत्ता परिवर्तन के बाद भी भारत नेपाल संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है। और हम देखते हैं भारत भूटान संबंध। भूटान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित छोटा सा देश है। भूटान के उत्तर में तिब्बत और पश्चिम पूर्व में दक्षिण में भारत है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी अधिकांशतः बौद्ध धर्म का पालन करने वाली है। देखिए, भूटान जो कि भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा जो कि उत्तर में तिब्बत, पश्चिम पूर्व में दक्षिण भारत में है। इसका क्षेत्रफल मात्र 93,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत भूटान के संबंध वैसे ही परंपरागत हैं जैसे भारत नेपाल। दोनों के बीच, भारत और भूटान के बीच संबंध बहुत ही प्राचीन काल से चला, जैसे भारत और नेपाल के बीच। भारत भूटान व्यापारिक और आर्थिक संबंध काफ़ी पुराने हैं। भूटान से रेशमी कपड़ा और सुपारी खरीदी जाती है। देखिए, भूटान से क्या खरीदा जाता है? रेशमी कपड़ा और सुपारी खरीदा जाता है। 1910 में सिंचुलुआ संधि हुई। 1910 में सिंचुला संधि हुआ। इस संधि के आधार पर भारत भूटान बने। इसी संधि के आधार पर जो कि भारत और भूटान बने थे। 1949 में भारत भूटान संधि पुनः हुई जिसमें यह स्वीकार किया गया कि भूटान की प्रतिरक्षा का दायित्व भारत का है। देखिए, 1949 में फिर एक समझौता हुआ जिसमें स्वीकार किया भारत के जो कि भूटान की प्रतिरक्षा कौन करेगा? भारत करेगा। भूटान के आर्थिक विकास में भारत की पूरी सहयोग कर रहा है। सितंबर 1961 में जल टंका नदी के संबंध में भारत और भूटान समझौता हुआ। इस नदी पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू भारत के सहयोग से आधुनिक नगर बनी है। भारत ने वहां पर की सड़कों को आधुनिकीकरण किया। भूटान में भारत ने पेंडेना सीमेंट यंत्र के लिए 13 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। आइए हम भारत पाकिस्तान के लिए संबंध देख लेते हैं। ये संबंध कभी भी जो है कि मधुर नहीं रहे दोनों के बीच। पाकिस्तान का निर्माण भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि में हुआ। देखिए, पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? भारत का विभाजन हुआ और 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि में इसका उदय हो गया। क्योंकि विभाजन के बाद क्या बना? हमारा पाकिस्तान में। दोनों देश ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से सभी बातों में समान है, परंतु विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच प्रारंभिक समय में तो संपत्ति, सीमा, नदी जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर विवाद चलते रहे। देखिए, बंटवारा से ही लेकर शुरू से ही लेकर जो कि दोनों देशों के बीच संपत्ति, सीमा, नदी जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर अभी तक विवाद चल रहा है। किंतु शीघ्र दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद आरंभ हो गए और दोनों देशों के बीच क्या हो गया? राजनीतिक विवाद भी प्रारंभ हो गया।
कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद प्रारंभ हो गया। देखिए, कश्मीर देश को लेकर पाकिस्तान के जब बना उसी के कुछ समय बाद ही स्टार्ट हो गया। इस विवाद के चलते पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर सैनिक आक्रमण किया। देखिए, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर क्या किया, सैनिक से आक्रमण कराया। पहली बार अक्टूबर 1947 के सीमावर्ती कबायली इलाकों को भड़काकर उन्हें सैनिक सहायता उपलब्ध कराकर कश्मीर पर आक्रमण कराया। 1947 में पहली बार सीमावर्ती कबायलियों को भड़काकर क्या किया, उन्हें सैनिक सहायता दिया और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। दूसरी बार सितंबर 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापारिक आक्रमण किया। तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय कश्मीर पर आक्रमण किया। चौथी बार 1999 में पुनः पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। मतलब 4 बार जो कि भारत पर पाकिस्तान ने हमला कर चुका है। आक्रमणों का उद्देश्य सैन्य शक्ति द्वारा कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित करना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सैन्य शक्ति द्वारा जो कश्मीर पर अपना अधिकार करना है। पर इन चारों बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमणों को असफल कर दिया। ये चारों बार जो कि पाकिस्तानी सैनिक क्या हुए, परास्त हुए वहाँ। शेख मुजीबुर के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए आंदोलन किया। देखिए, शेख के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से मुक्ति के लिए क्या किया, आंदोलन किया। अंततः 1971 में इस आंदोलन को सफलता मिली और स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया। और 1971 में जो कि एक स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। इस आंदोलन में भारत ने जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत ने बांग्लादेश की स्थापना में ऐतिहासिक सहयोग किया। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था। देखिए, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत क्या था, प्रथम देश था। बांग्लादेश की स्थापना के बाद भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक संकट, भूखमरी, बेरोजगारी आदि से निपटने के लिए पूरी सहायता दी। जनवरी 1972 में भारत ने 25 करोड़ के खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं और 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्रदान की। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई, जो ऐतिहासिक थी। हम लोग आगे देखते हैं भारत श्रीलंका। भारत के दक्षिण के चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। देखिए, यह समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ श्रीलंका भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। भारत से श्रीलंका के घनिष्ठ संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत का और श्रीलंका के बीच जो क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है जो बहुत ही पुराना है। भगवान राम और उनके बाद सम्राट अशोक के काल में भारत श्रीलंका के संबंध प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी है। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी। भगवान राम से लेकर सम्राट अशोक के पुत्र ने जो कि पुत्री ने जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी। तभी से श्रीलंका प्रमुख बौद्ध धर्मावलंबी देश है। श्रीलंका में भारत के समान विदेशी समाजवादियों का शिकार बना था। यहाँ पुर्तगाली, डच और बाद में ब्रिटिश शासन रहा। श्रीलंका भी भारत की तरह जो कि समाजवादियों का शिकार बन चुका था। यहाँ पहले पुर्तगाली, डच और बाद में ब्रिटिश शासन रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1949 में यह स्वतंत्र राज्य बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में यह क्या बना, एक स्वतंत्र राज्य बन गया। आगे हम देखते हैं भारत और म्यांमार। म्यांमार भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी देश है। देखिए, म्यांमार बर्मा जिसे हम लोग कहते हैं, भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित एक पड़ोसी देश है। भारत के म्यांमार से परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत के साथ जो कि म्यांमार का परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने के लिए समझौते किए। दोनों देशों के बीच तस्करी की समस्या अवश्य है। देखिए,
दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए समझौता किया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच जो कि तस्करी भी बहुत ज़्यादा होता है। 1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए, तब उस समय भारत और म्यांमार के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अवैध कार्यों को नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया था। वर्तमान में भारत म्यांमार के संबंध समानता मैत्रीपूर्ण है। भारत और म्यांमार के बीच हमेशा क्या होता है, एक मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारा अभ्यास है। इसमें पहला जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? क, भारत और पाकिस्तान, ख, भारत और चीन, ग, चीन और पाकिस्तान, घ, भारत और नेपाल। तो हमारा पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। हमारा सही कौन सा है? ख सही है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। भारत ने 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? क, चीन, ख, पाकिस्तान, ग, श्रीलंका, घ, बांग्लादेश। हमारा इसमें सही है ग, श्रीलंका। आइए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला है, गुट निरपेक्षता से क्या समझते हैं? देखिए, किसी भी शक्तिशाली गुट का जो कि विरोध करना क्या है? गुट निरपेक्षता है। लोग दूसरा देखते हैं, भारत उपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता रहा है? देखिए, भारत जो कि पहले ही जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी का जो कि शिकार हो चुका है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है? उपनिवेशवाद का विरोध करता है। हम लोग तीसरा देख लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला है, भारत अणु शस्त्रों पर रोक क्यों लगाना चाहते हैं? भारत अणु शस्त्रों पर प्रयोग इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि निशस्त्रीकरण के द्वारा ही विश्व का कल्याण हो सकता है और पूरे देश में क्या हो सकती है? पूरे विश्व में शांति बनाई जा सकती है। पंचशील के क्या नियम है? प्यारे बच्चों, मैं अभ्यास का एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। गर्व से हम सब भारतीय है। जय हिंद, जय भारत।